So, for your bar exam, constitution plays an important role here also and later on also. आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ब्रीफ ओवरव्यू की जरूरत है. डीप एनालिसिस इस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ जहाँ पे भी आपके एग्जाम होंगे उसमें आपसे वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड द हिस्ट्री, दैट इज द इंडियन पॉलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका. वन इज द पॉलिटी विच इज द हिस्ट्री, another is the constitution after 1950. So जो आपकी पॉलिटी है उसको मैं एंड में स्टार्ट करूंगी. पहले हम 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे, इन विच यू हैव द प्रियम्बल एंड ऑल द अदर टॉपिक्स, राइट. सो सबसे पहले आपने ये देखना है बच्चे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है. इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे आपके दूसरे लॉज बनते हैं, राइट. और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड, पार्ट्स के साथ साथ इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, प्लस इसके अंदर शेड्यूल्स भी. सो दे हैव 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली. अब हमने इनको आर्टिकल्स इसलिए बोला है बिकॉज ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, इसके कारण ये जो है आपके आर्टिकल्स कहलाते हैं, सो दैट हम दूसरे सेक्शन से, दूसरे प्रोविजन से, दूसरे स्टैट्यूट से अलग रख सके इनको, इसीलिए इसको हम आर्टिकल बोलते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है प्रियम्बल क्या है. तो ये जो प्रियम्बल है ये एक्चुअली में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो उन्होंने 1946 में पास किया था. ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था. एज पर दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसके एज इट इज इन वर्बैटम होता है एज इट इज, जो भी वर्ड्स हैं उनको कॉपी करके हमने प्रियम्बल में इंक्लूड किया था. प्रियम्बल में जो आपके वर्ड्स हैं वो आपके 5 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं: सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, व्हिच मींस SSSDR. तो ये जो सोवरन, सोशलिस्ट, दिस सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये बेसिकली आपके ट्रेट्स, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जिबिट करता है. फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? सबसे पहला है सेक्युलरिज्म, सोवरेनिटी, सोशलिज्म. ये 3 ऐसे, बट सीक्वेंस क्या है? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, राइट. तो सोवरन का मतलब होता है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं अपने खुद के स्फीयर में. नाउ वी आर नो मोर गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स, दैट इज सोवरेनिटी. देन कम्स इज योर सोशलिज्म. सोशलिज्म का मतलब है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी ही सोसाइटी ने बनाया है एंड ये सोसाइटी से इवॉल्व हुआ है, इसीलिए ये सोशलिज्म पे बेस्ड है, मीन सोशल जस्टिस पे बेस्ड है. तीसरी चीज है सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म का मतलब है कि इट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन. सब रिलीजन की रिस्पेक्ट ये करेंगे. आप किसी भी रिलीजन के रिगार्डिंग इनटॉलरेंट नहीं हो सकते. अगर आप इनटॉलरेंट होते हो तो कहीं ना कहीं पे समवेयर यू कैन बी मेड लायबल, पनिशेबल ऑल्सो. फिर आता है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? एक अब्राहम लिंकन ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली हुई है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल. दैट इज द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी हमने बनाई, हमारे लिए बनी, हमारे को गवर्न करने के लिए बनी. तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम लोग अपने लिए अपनी एक ऐसे सिस्टम को इवॉल्व किया है जो हमारे लिए ही वर्क करे. दैट इज डेमोक्रेसी. देन कम्स इज योर रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स इलेक्शंस. स्टेट का जो हेड है वो आपका इलेक्टेड होता है. Be it your president, be it your prime minister. Prime minister is directly elected. However, the president is indirectly elected. We do not, as being citizens of India, participate in the election of the president, but we do participate in the election of the prime minister. So this is where republic is exhibited. Now, when we say that we have culminated Indian society into sovereign, socialist, secular, democratic republic, then we have secured certain more things. Secure, you understand that you feel secured about it. If you prepare well, you are secured. Secured, not scored. Secured means that you are satisfied that yes, you will attain success in it. Once we have achieved these 5 SSSDR, we are securing 3 kinds of things. We are securing justice, liberty, and equality.
When we are securing justice, liberty and equality, this is also being divided into three parts. Likewise, if you open up your preamble, you'll see that there are justice, okay, then there is equality, as well as there is liberty. Liberty is of 5 kinds, justice is of 3 kinds, and equality is of 2 kinds. Now when we talk about these 3 things, what we do is justice. Justice here means political justice, social justice, and your economic justice. Economic justice here means weaker should not become more weak, means poorer should not become more poor, and richer should not become more richer. तो ये आपका इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं. सोशल जस्टिस, अभी बोला सोशलिस्टिक पैटर्न है हमारे सोसाइटी का, तो हम लोग सोसाइटी के हिसाब से जस्टिस देंगे ना बच्चे. जब भी कहीं पे भी कोई क्राइम कमिट होता है, से इन आईपीसी है ना, क्राइम है, तो क्राइम में हु प्रोसिक्यूट्स द पर्सन, द एक्यूज्ड, स्टेट. Why state? Because the society is involved in that case. Third aspect is your political justice. Political justice is basically right to have the adult franchise, means right to vote. We all, after crossing the age of 18 years, has a right to vote. And if you're exercising that right, that is a political equality that has been given. Political justice to the society has been done. Now come to liberty. Liberty are of 5 kinds. Liberty of thought, belief, expression, right, speech. ये सारा कुछ आपका जो है वर्शिप है, faith and worship. I have freedom. Liberty here means freedom. I have freedom to worship whatever I believe. Even if I belong to a Hindu community, I may go to gurdwaras, I may go to mosque. That's not a bar, है ना? तो जहाँ पे बार नहीं है, that means I have a liberty of faith, I have a liberty of worship. Is it necessary that for reading namaz, you should be in the mosque? The answer is no. You can read namaz here also. We can read our Guru Granth Sahib and other parts, whatever we do it. We can recite here also, sitting anywhere. So that is where we say we have been given that freedom. We've been given that freedom of expression. Expression here means, like Article 19 says, freedom of speech and expression, which means you can say anything, you can express anything, but with certain restrictions. Likewise, आपके press, newspaper reports, जो correspondents होते हैं, क्या वो जो चाहे वो छाप सकते हैं? क्या वो जो चाहे वो बोल सकते हैं? The answer is no. They are restrained with the restrictions. However, अगर वो बोलते हैं, defamation, contempt लगती है उनके against, और ये सारी चीजें cover होती है. समझ में आ रहा है? लिंक समझ में आ रहा है जैसे मैं पढ़ाने की आपको कोशिश कर रही हूँ? ठीक है जी. एनी प्रॉब्लम अगर कहीं पे भी आती है, बी इट लैंग्वेज, बी इट स्पीड, प्लीज लेट मी, राइट? एंड यू आर preparing for AIBE exam, that means you have already gone through all these subjects, right? So इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है डीप डिटेल में, जैसे आप जुडिशरी के लिए पढ़ते हो. अभी के लिए इसको जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ना है, so that आप उस एग्जाम को easily क्रैक कर सको. Because day by day the stage and the technicalities are improving, I would say, improving in a positive sense कि difficult बना रहे हैं वो इस पेपर. Coming to these 3 things. Now remember one thing. When we have attained this sovereign, socialist, secular, democratic republic, thereby we have secured 3 kinds. What? Justice, liberty, equality. Equality is of 2 kinds. Status, opportunity. Equality of status means every woman, irrespective of its category, should be treated equally. That is equality of status. Senior citizens, disabled persons, ये सब equal category. Status. Opportunity is like those who have just completed the law, they are only eligible for giving the exam. Pursuing students cannot give the exam. So this is what? Equality of opportunity. And once you clear this exam, you are eligible for judiciary as well. So that is again status, equality of opportunity, right? जब हमने इस preamble में, इस constitution में ये सब कुछ secure कर लिया, secure करने के बाद हमने promote किस चीज को किया कि हम लोग इकट्ठे हो गए, हम लोग सारे रिलीजन को एक मान के चलते हैं, हम लोग इनटॉलरेंट नहीं हैं, हम लोग सब म्यूचुअली टॉलरेंट हैं एक दूसरे के प्रति. हमने भाईचारे को, ब्रदरहुड को प्रमोट किया, विच इज नोन एज फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड, जो हम इंप्रूव कर रहे हैं, जो हम ग्रेजुअली उस चीज में मान रहे हैं, प्रोसेस में. जैसे ही आपके अंदर यूनिटी आएगी, can it be divided? आपने एक स्टोरी सुनी होगी बहुत पहले, that if you keep bundle of sticks together, you cannot break them. But if you keep single these sticks, you can easily break them.
So what we are achieving by providing this constitution features, we are getting it united. The moment we are united, no one can break us. Likewise, British has ruled us for so many years, and after that there has been a dominion partition between India and Pakistan. Earlier we were one, now we have been divided into two aspects. So इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि fraternity is one of the most important features. Fraternity आएगी तो ही तो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की मेंटेन रहेगी. अगर यूनिटी और इंटीग्रिटी हिल गई, दैट मीन्स फ्रेटर्निटी नहीं थी, इसीलिए वो हिली. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. प्रियम्बल समझ में आया? प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, राइट? एंड प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब है. वो पहले नहीं था 1960 में, बट 1973 की जजमेंट से, केशवनंदन भारती की जजमेंट से, ये प्रियम्बल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है. केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 एक लैंडमार्क जजमेंट बनती है, जिसके अंदर आपका ये जो प्रियम्बल है ये हर हाल में आपका पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बट ये ऑपरेटिव प्रोविजन नहीं है बच्चे. ऑपरेटिव प्रोविजन का मतलब है कि अगर मैंने इसमें से किसी भी फीचर को वायलेट किया तो ये, इसके लिए आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, कोर्ट्स में नहीं जा सकते, उसके लिए पनिशमेंट नहीं है. तो ऑपरेटिव प्रोविजन वो होता है जिसके लिए मैं कोर्ट में जा सकूं, मैं रिड्रेसल ले सकूं. बट दिस इज नॉट एन ऑपरेटिव प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये कहाँ लिखा गया है? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आपका ये मेंशन किया गया कि इट इज नॉट द ऑपरेटिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ online students, do you have any problem up till here? With this we are over with the preamble aspect, right? So we will not take much time, but if you are not able to understand, please let us know. अब आ जाओ यूटी के ऊपर, जो आपका पार्ट 1 है ना. पार्ट 1 यूटी के हिसाब से वो कहते हैं आपको, यूटी का मतलब है मींस यूनियन टेरिटरी एंड यूनियन. यहाँ पे दो चीजें हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. यूनियन एंड टेरिटरी में क्या होगा? यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड दी यूटीज, यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, जो आपकी इंडिया है उसको हम भारत बोलते हैं, विच इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी ऑफ इंडिया में बहुत फर्क है बच्चे. टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट्स दो डिफरेंट फ्रेजेस हैं. यूनियन ऑफ स्टेट्स कम है, छोटा है, एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया ब्रॉडर है. ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है? स्टेट्स इकट्ठी मिल गई, यूनियन ऑफ स्टेट्स बन गई. लेकिन क्या इंडिया में सिर्फ स्टेट्स हैं? नो, यूटीज भी हैं. तो कहते हैं और हो सकता है हम धीरे धीरे बहुत सारी टेरिटरीज को एक्वायर कर लें, जैसे हमने गोवा को लिया तो पोर्तुगीज से उस टाइम पे. तो जब हमने नेक्स्ट कर दी, टेरिटरी मिला दी, वो भी तो इंडिया की बन गई ना. तो हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स नहीं है, स्टेट्स के साथ साथ आपकी यूटीज, आपकी वो टेरिटरीज जो हम बाद में लेटर ऑन एक्वायर करेंगे, वो सारी की सारी टेरिटरीज आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया के फ्रेज में कहलाएगी. बट इंडिया को हम भारत बोलते हैं. ठीक है, भारत देश, इंडिया भारत है हमारा, विच इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन. इसके बाद पार्लियामेंट, आपने एक बॉडी सुनी होगी. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट आपने मेंशन नहीं किया, दैट मींस इनकम्प्लीट आंसर. क्लियर है ये चीज? अब ये समझने की कोशिश करो कि जो आपका पार्लियामेंट है उसके फंक्शंस क्या. पार्लियामेंट में जब लोकसभा और राज्यसभा बैठती है तो उनके मेंबर्स होते हैं, राइट? मेंबर्स लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका ये हाउस ऑफ पीपल. राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स. जो आपका हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा जो है, उसमें 550 मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, यूटी से, स्टेट से, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से. और जो आपकी राज्यसभा है, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, वो एक परमानेंट बॉडी है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, वो डायरेक्ट नहीं आते कभी. अब जब ये एमपीज बन गए, एमपी तो सुना होगा ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वही होते हैं सारे. तो जब वो एमपी बन गए, उनका जो मेन हेड होगा ना, वो प्रेसिडेंट होगा. लेकिन जो सेशंस को कन्वीन करेगा ना, जो सेशंस होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के जो सेशंस होते हैं, उनको जो हेड करेगा वो होंगे आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एज द केस में. अलग अलग मीटिंग्स हो रही है. ठीक है, स्पीकर लोकसभा में रहेगा, ये ध्यान रखना. चेयरमैन राज्यसभा में रहेगा. राज्यसभा के जो परमानेंट हाउस है, वो हमेशा आफ्टर एवरी 2 years उनके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, तो उसकी
You are currently the only person in this conference. चेक होगा ही, बैठ के होएगा। कोई भी नहीं हुआ, चलो कोई नहीं। थैंक यू, बस कोई ना, चेक उठ के ही होएगा। ठीक है, अब आपको दिख नहीं रही होंगी मैं, है ना? नाउ इट्स फाइन। हाँ जी, ऑडिबल ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ वी वर ऑन द टेरिटरीज। हाँ जी, हाँ जी, वो पूछा। इन द मीनवाइल हम सिर्फ डिस्कस करते हैं टेरिटरीज के रिगार्डिंग। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट है हमारा, जिसमें प्रेसिडेंट आपका हेड है, लोकसभा और राज्यसभा है, ये इकट्ठे मिलके ये डिसाइड करते हैं कि कितनी बाउंड्रीज होंगी, क्या एरिया होगा एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम क्या रहेगा। आप अगर स्टार्टिंग से हिस्ट्री ट्रेस करें तो आपकी बहुत कम स्टेट्स हुआ करती थी। 14 भी बाद में बनी है, उससे पहले कम स्टेट्स थी, लेस देन 14, फिर 14 बनी, फिर ग्रेजुअल प्रोसेस के अंदर आते आते नाउ वी आर हैविंग 28 स्टेट्स। और वो जो 28 स्टेट्स हैं उनको बाइफरकेट किया गया। बाइफरकेट मीन्स डिवाइड किया गया। पहले आपकी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश थी, अब स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में तेलंगाना भी आ गई अलग से, है ना, हमने अलग कर दिया। बिहार और पहले छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका उत्तराखंड, ये अलग अलग बना। पहले पंजाब हरियाणा एक था, उसको हमने चेंज किया। हिमाचल वाज आल्सो पार्ट ऑफ द सेम टेरिटरी। वो कहते हैं जब भी आप किसी टेरिटरी को चेंज करते हो, आपके दो शेड्यूल्स में मैंडेटरली चेंजेस आएंगे। पहला शेड्यूल है आपका, जो आपको बात करता है आपके इंडिया के मैप में चेंज आएगा। आएगा ना बच्चे चेंज, बाय आउटर बाउंड्रीज तो सेम है, बट इनर बाउंड्रीज में अभी हरियाणा पंजाब अलग अलग दिखते हैं बॉर्डर वाइज, है ना। पहले ये एक था तो वो इकट्ठा होता। तो जब भी मैप में चेंज आएगा वो शेड्यूल 1 में चेंज आएगा। उसके कारण सीट्स भी तो चेंज होती है लोकसभा राज्यसभा की। अभी आपके इलेक्शंस थे हरियाणा में, इस इलेक्शन के हिसाब से हम कहते हैं जी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हरियाणा में कितनी सीट्स हैं, इट्स 90। तो 90 सीट्स का मतलब कहां से होंगे, अगर हरियाणा और पंजाब को क्लब टुगेदर कर दो सो इट इज मोर देन 180।
बट अब क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया हरियाणा और पंजाब को, तो अब हमारी सीट्स कितनी हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, 90 सीट्स रह जाएंगी। ये भी तो आप स्पेसिफाई करोगे ना शेड्यूल में कि कितनी सीट्स रहेगी, इसके लिए आपको शेड्यूल 4 को अमेंड करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 2, 3, 4 कहते हैं कि जब भी पार्लियामेंट को लगता है वो किसी भी नई स्टेट को एडमिट कर सकती है, जब भी पार्लियामेंट को लगता है तो वो किसी भी स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकती है, या तो वो मर्ज कर देगी, एक स्टेट बना देगी, या एक स्टेट में से दो स्टेट्स बना देगी। और जब भी वो ऐसा करेगी तो डेफिनेटली फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल चेंज होगा, फर्स्ट शेड्यूल विद रिगार्ड टू द मैप एंड फोर्थ शेड्यूल विद रिगार्ड टू योर सीट्स। दैट इज ऑल अबाउट योर यूटी एंड इट्स टेरिटरीज। समझ में आया यहां तक? Next, I'll share certain notes also with you so that you can have a look on it, और उसके beyond majorly paper नहीं आता। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद आपका आता है सिटीजनशिप। पुराने टाइम पे सिटीजनशिप का क्राइटेरिया ये था कि जब ब्रिटिशर्स हमें गवर्न करते थे तो हम सब इकट्ठे थे, बट जब ये डोमिनियंस बने 1947 में और उन्होंने बोला जी पाकिस्तान अलग बनेगा और इंडिया अलग बनेगा, लोगों के बीच में एक हिसाब से एक भगदड़ मच गई थी कि जी हम इंडिया में रहें कि हम पाकिस्तान चले जाएं। ठीक है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द रिफ्यूजीज। आजकल आपने उनको टर्न क्या कर दिया, रेफ्यूजी। इट्स नॉट रेफ्यूजीज, इट्स रिफ्यूजीज, दोज हु हैव कम फ्रॉम दैट अनदर पर्टिकुलर एरिया एंड सेटल्ड इन इंडिया। हुआ क्या, जो पर्सन इंडियन सिटीजन है वो कैसे डिटरमाइन करोगे, इफ ही इज बाय बर्थ एन इंडियन सिटीजन, if either of his parents are Indian citizen, if both of the parents are Indian citizen, or either they are born after the commencement of 1950 Act and that too in India, फिर तो दिक्कत ही नहीं। So we all are prima facie the Indian citizens। तो आपका जो आर्टिकल 11 है ना बच्चे, सिर्फ वो एक रह गया ऐसा प्रोविजन जो कि अभी तक ऑपरेटिव है। बाकी आपके 6, 7, 8, 9 प्रोविजन जो है वो रिडंडेंट है, इनऑपरेटिव है। क्यों? क्योंकि वो जुलाई 1948 की बात करते हैं कि जब हम चेंज कर रहे थे, ये पाकिस्तान बना था, ये इंडिया बना था। इन दोनों में जब हमने चेंज किया ना, तो इस सबको चेंज करने के लिए हमने क्या देखा कि जी यहां से चले गए लोग इधर पाकिस्तान, अब वो खुश नहीं है, वो कहते जी हमें तो वापस माइग्रेट होकर इंडिया में आना। अब अगर आपको इंडिया में आना, तो हमने कैंप्स रखे हुए थे, उन कैंप्स में हमने लोग ऑथराइज्ड ऑफिसर्स बिठाए हुए थे कि आप क्राइटेरिया फुलफिल करो, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल्ड है तो आप क्या करोगे, आप जाओ और आप ये सारी चीजें जो हैं वहां पे रजिस्टर कराओ, हम आपको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट कर देंगे। अब इस केस में हुआ क्या कि ठीक है जी, हमने ये फिक्स किया कि अगर तो जो इंसान 1 जुलाई 1948 से पहले आ गया, और अगर वो ये कहते हैं कि उसके कोई भी एक पेरेंट जो था वो इंडियन एरिया में बॉर्न हुए थे, प्लस वो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर दें, तो वो तो इंडियन सिटीजन हो जाएगा। सो द डिस्प्यूट वाज विद रिगार्ड टू दोस पर्संस जहां पे यहां से यहां जब आप माइग्रेट हो रहे हो, कि पहले आप पाकिस्तान चले गए, फिर आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, आप यहाँ वापस आने लगे, उनमें सिटीजनशिप एक्वायर करने में दिक्कत थी। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years एक सिटीजनशिप एक्ट आया, पार्लियामेंट ने अनेक्ट किया उसको, बाय एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में जब उन्होंने इस चीज को एक्सरसाइज किया, तो उन्होंने बोला कि हम एक एक्ट बनाएंगे जिसके थ्रू हमारे पास 5 मोड्स होंगे सिटीजनशिप को लेने के, 3 मोड्स होंगे सिटीजनशिप को हटाने के। जो 5 मोड्स थे वो क्या थे, एक तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय एक्वायरिंग द टेरिटरी। अब जैसे गोवा के लोग थे, हमने पोर्तुगीज से लिया था, गोवा बना दिया, तो जो लोग वहां पे रहते थे, अब क्योंकि वो इंडिया का हिस्सा बन चुका है, ऑटोमेटिकली वो क्या बन गए, इंडियन सिटीजन बन गए। ऐसे ही हमने 3 मोड्स रखे ऑफ लूजिंग द टेरिटरीज, मींस सिटीजनशिप को लूज करने का। वो क्या क्या था, टर्मिनेशन, डिप्रीविएशन, राइट, डिप्राइव कर दिया, टर्मिनेट कर दिया आपने, वॉलेंट्री सरेंडर कर दिया आपने। आपने क्या किया, आपने इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया कि जी मैं तो बाहर सेटल्ड हूं, मेरे को तो बाहर ही जाना है, आप मेरी सिटीजनशिप को गिव अप कर दो। आपने डिसलॉयल्टी शो कर दी टुवर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको वहीं पर टर्मिनेट कर दिया। सो रेनंसिएशन, termination, these were the regarding the procedure with regard to the citizenship termination, कि हम termination भी हो सकते हैं by loss, by termination, by renunciation। क्लियर है? अब हमारा जो ये सिटीजनशिप हाइप में कब आया, जब आपका 2019 का, यू आर नॉट फीलिंग वेल, सॉरी, 2019 में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके साथ साथ नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स भी आया। इसमें डिस्प्यूट क्या उठा कि हमारे टाइम में 1985 में जब एक असम अकॉर्ड साइन हुआ था दी देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी और असम के लोगों के साथ, क्योंकि बच्चे साउथ ईस्ट से सारे लोग जो है ना वो इधर आ रहे थे, एंट्री कर रहे थे। जैसे हिमाचल में आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टीज नहीं देते,
है ना, बहुत कम हम लोग खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी, वो हिमाचल के ही लोगों के लिए प्रेफरेंस में रखी जाती। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर इंट्रूडर्स आउटसाइडर्स आ जाएंगे तो हमारे लैंड खत्म होते चले जाएंगे, हम कल्टीवेशन करेंगे किस चीज पर, खाएंगे क्या? हमारी इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो उसके हिसाब से तो हमें 50-70% सब कुछ एग्रीकल्चर पे। अगर आप पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप डिफोरेस्टेशन करोगे, डिफोरेस्टेशन करोगे अगेन फ्लड्स अर्थक्वेक्स एंड समथिंग विल हैपन। उन्होंने बोला कि एक लिमिट रख दो, आप फिक्स कर दो, इसके बाद से आप लोगों को यहाँ नहीं लेके आओगे, और अगर वो आते हैं तो आप पासपोर्ट एक्शन को वापस डिपोर्ट कर दो, भेज दोगे वापस। सो वो जो डेट थी 1985 में उन्होंने साइन किया मेमोरेंडम, डेट फिक्स कर दी। उसके बाद अब कहते हैं जी 31 दिसंबर 2014 तक जो इलीगल परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज मींस वो लोग जो बहुत ज्यादा अत्याचार सह रहे हैं 3 मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, इन तीनों कंट्रीज में जितनी भी हमारे सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, ज्यूज थे, जो एट्रोसिटीज वहां पे वो सह रहे थे, उनको हम बोलते हैं परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, उनको हम यहाँ शरण देंगे। और डेट कितनी एक्सटेंड कर दी? 31 दिसंबर 2014। अगेन ह्यू एंड क्राई वाज रेज्ड कि जी जब 1985 में सेटल कर दिया था, आप उसके बाद डेट क्यों एक्सटेंड कर रहे हो? आपको करनी नहीं चाहिए। 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है सिटीजनशिप में, वो वोलेटिव है, यू शुड नॉट बी यूजिंग इट। उसको हमने चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस चीज में कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द लेजिस्लेचर कंसर्न, लेजिस्लेचर करेगा जो करेगा, हम नहीं कर सकते कुछ। इसके अंदर फिर इनको हमने अलाउ किया और कुछ 19 लाख वोटर्स के आसपास हमने इनको रजिस्टर किया, और इस डेट के बाद जो भी कोई आएगा पर्सन, वो फॉरेन पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से वापस भेज दिया जाएगा। वो कंट्रोवर्सी को हमने इस तरीके से सेटल करा। समझ में आया? ये शायद वो पूछ लें कि आपकी कितनी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज थी, वो 6 थी, और 3 कंट्रीज से आई थी। कौन कौन सी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, राइट? Now come to the fundamental rights, because from here the important topic starts. Fundamental rights are also known as the Magna Carta, Bill of Rights, American Constitution से derived है, पार्ट 3 है ये आपका। पार्ट 3 में 12 से 35 आपके फंडामेंटल राइट्स। ये जो 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स है ना बच्चे आपके, इसमें से 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? फंडामेंटल राइट्स आपके अवेलेबल हैं किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट। पहले के टाइम पे सिर्फ स्टेट ही तो हुआ करती थी, अभी के टाइम पे तो आपकी एमएनसीज आई हैं, अभी के टाइम पे तो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आई हैं। उस टाइम पे क्या होता था? सिर्फ स्टेट, और अगर स्टेट होती थी तो उस हिसाब से वो वहां पे यही काम चलाते थे। तो उन केसेस में स्टेट्स वर द ओनली वन। स्टेट्स में उन्होंने किस किस को इंक्लूड किया? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ऑल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, लोकल बॉडीज जो आपकी पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सब। और साथ में उन्होंने एक फ्रेज और ऐड कर दिया, अदर अथॉरिटीज। अब ये अदर अथॉरिटीज है क्या, ये समझने की जरूरत है हम सबको। इसमें सिर्फ एक ही चीज आपने ध्यान रखनी है कि अदर अथॉरिटीज वो अथॉरिटीज हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उसमें 2 चीजें साथ में साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। पहला फंक्शनैलिटी टेस्ट एंड अदर इज इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट। अजय हासिया और आर डी शेट्टी के 2 लैंडमार्क केसेस आए थे। अजय हासिया और आर डी शेट्टी का जो केस आया था, उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि क्या एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट स्टेट हो सकता है क्या? उसके लिए उन्होंने बोला 2 टेस्ट देखने पड़ेंगे कि क्या वो फंक्शन एज अ स्टेट कर रहा है, कि अच्छी एजुकेशन दे रहा है, तो हाँ हो सकता है। लेकिन अकेला फंक्शन सफिशिएंट नहीं है, फंक्शन के साथ साथ क्या वो इंस्ट्रूमेंट या एजेंसी भी है स्टेट का, मतलब कहीं ना कहीं पे 50% और 51% शेयर स्टेट के हैं। अगर तो 51% शेयर स्टेट के हैं, इट इज अ स्टेट। अगर नहीं है तो फिर वो स्टेट नहीं है। विच मीन्स हमें क्या देखना है? फंक्शनैलिटी टेस्ट प्लस इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट, एजेंसी, कि क्या वो एक्सटेंडेड पार्ट है। जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से बच्चे, पहले इतनी सी पोर्टफोलियोज होते थे आपकी मिनिस्ट्री के, अब देखो कितने एक्सपांडेड पोर्टफोलियोज हैं आपके, अलग अलग सब कर दिया ना। कितने सारे आपकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अलग बना दी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अलग बना दी, होम अफेयर्स अलग बना दिए, डिफेंस अलग, मतलब पहले 4-5 होती थी मिनिस्ट्री, अब कितनी एक्सटेंड कर दी। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमें इस चीज को स्टेट के हिसाब से देना।
So every fundamental right which is being breached is to be breached and has to be taken action against the state. That is Article 12. जुडिशरी स्टेट है या नहीं है, उसमें दो चीजें हैं, मे बी दे में आस्क यू, वो क्या है कि अगर जुडिशरी में रजिस्ट्रार बैठे हैं जो कि जज के ही क्वालिटीज होती हैं और क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो वो स्टेट है, तभी तो रिट्स डलती हैं बच्चे, सारी जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं उसके बाद रिट नहीं डलती एचपीएससी के अगेंस्ट और ये सब. सो व्हाट इज दिस? द जुडिशरी इन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इज अ स्टेट बट नॉट इन इट्स जुडिशियल फंक्शन. जब एक जज डाइस पे बैठ के डिसीजन दे रहा है तब आप उसके अगेंस्ट आर्टिकल 12 इन्वोक नहीं कर सकते. लेकिन जब एक जज डाइस पे नहीं बैठा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहा है, रजिस्ट्रार है वो एक, तब उसके अगेंस्ट आप जा सकते. अब आ जाओ आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 कहता है आपको 3 डॉक्ट्रिन्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में. एक है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, एक है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. जो आपके प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो क्या है वो समझो पहले. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो जैसे आपका आईपीसी 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, सीपीसी 1909, ये सब 1950 से पहले हैं. अब वो कहते हैं जी ये लॉ तो बने हुए थे, आज 1950 के बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद उसके कुछ प्रोविजंस जो हैं वो अल्ट्रा वायर्स हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनकंसिस्टेंट हो गए. अगर वो इनकंसिस्टेंट हो गए तो आप उसको स्ट्रक डाउन करो. और अब देखो कि स्ट्रक डाउन होने के बाद क्या वो अभी भी एक्ट खड़ा हो सकता है अपने खुद की इंडिपेंडेंट फुटिंग पे? इफ यस, आई विल अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी. सिवियर कर दिया ना, आधी चीज हटा दी. इफ सपोज इमेजिन करो, जस्ट इन पर्सोनिफिकेशन आई एम डूइंग इट, एक फिंगर या 2 फिंगर्स किसी की कट जाए, क्या उसके बावजूद भी ही कैन राइट? द आंसर इज यस, टू सर्टेन एक्सटेंट ही मे टेक टाइम बट ही कैन राइट. तो अगर हम इन चीज को निकाल दें, अगर वो इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ स्फीरेबिलिटी लगती है बच्चे. समझ में आ रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है? वो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे लग रही है कि भाई नया लॉ आ गया 1950 का, पुराना लॉ ओवरशैडोड. इक्लिप्स लगते हैं ना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण शेडो हो जाती है, वो कहते हैं शेडोड है तो वो तो इनऑपरेटिव हो गया, हाइबरनेशन स्टेज हो गई. लेकिन अगर आप उसमें अमेंडमेंट ले आते हो, चेंज ले आते हो, वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है. दैट इज इक्लिप्स. इसमें हमने हटाया नहीं है, वो ढक गया. ढकने के बाद आप उसको रिवाइव कर सकते हो और आप उसमें अमेंडमेंट लेके आ सकते हो. दैट इज इक्लिप्स. क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स रेट्रोस्पेक्टिव हैं कि बैकडेट से लगेंगे, जब से थे ही नहीं? वो कहते जो चीज पहले थी नहीं मैं कैसे दे दूं आपको? तो जब वो आए हैं तभी तो मिलेंगे. सो 1950 से फंडामेंटल राइट्स आए हैं और 1950 से ही हम उनको देंगे. सो फंडामेंटल राइट्स हैव नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. क्लियर है? दैट इज अबाउट 13 क्लॉज 1. कम टू अनदर टॉपिक, दैट इज 13.2. 13.2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं. 13.2 ये कहता है आपको कि भाई स्टेट के पास ये लिस्ट प्रोवाइडेड है पार्ट 3 की. स्टेट इस पार्ट 3 की लिस्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकता. अगर गया तो वो एज इट इज लॉ अल्ट्रावाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए. दैट इज द ड्यूटी व्हिच हैज बीन कास्टेड अपॉन अ स्टेट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. क्लियर है? देन इसके बाद आ जाओ 14. दैट इज राइट टू इक्वालिटी. एवरीबॉडी नोज इट. इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का क्या मतलब है? if a crime has been committed against a man, that man is an American national, तभी तो आईपीसी उसको प्रोटेक्ट करेगी अगर इंडिया में क्राइम हुआ है. इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. ठीक है? इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? एन अमेरिकन नेशनल हैज कमिटेड अ क्राइम इन इंडिया अगेंस्ट एन इंडियन, he will definitely be punished like an Indian citizen. क्यों? चाहे कोई भी बाहर का आके क्राइम करे, इंडिया में करे, आईपीसी तो लगेगी. सो इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने आप सब इक्वल हो. एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो भी लॉ बना हुआ है वो सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा. वो ये नहीं कहता कि नहीं नहीं अगर इंसान मींस मेल के अगेंस्ट हुआ है तो सजा कम कर देंगे, फीमेल के अगेंस्ट हुआ सजा ज्यादा कर देंगे, अनलेस एंड अनटिल देयर आर विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस, उसमें अलग है. बट अगर सारे जेंडर स्पेसिफिक है, मर्डर की बात करें, that's not a gender specific provision. मर्डर किसी का भी हो गया. अब वो ये नहीं कहेंगे कि जी अगर आपने फीमेल का मर्डर किया तो आपको हम डेथ सेंटेंस देंगे और मेल का मर्डर किया तो हम आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट देंगे. That we cannot say. Why? Because equal protection of laws has been given to everyone. That is Article 14, जिसके अंदर Wednesbury principle आता है. Wednesbury principle is actually an English case in which the equality has been laid down. So that's why it's known as Wednesbury principle. Another thing is there are 3 kinds of classifications under Article 14. One is reasonable classification, non-discrimination, rule of law. Rule of law means law is above everything. You cannot go beyond the law.
कैन वी से कि ना ना वी डू नॉट फाइंड दिस लॉ एज अ वेरी गुड थिंग एंड हम ब्रेक करेंगे? Although lawyers like us, they are popularly known as that they are the law breakers, but we shouldn't be doing it, है ना? तो लॉ को प्रोटेक्ट करना, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है हमारे लिए, कि हम लॉ के बियॉन्ड नहीं जा सकते. जैसे हम आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, रटा भी होगा लॉ के टाइम पे, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, है ना? पढ़ा हुआ है. सेम कंसेप्ट. रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीथिंग इज बियॉन्ड द लॉ, sorry, below the law, not beyond the law. Next is reasonable classification. Reasonable classification is based upon intelligible differentia. Intelligible differentia means differentiate karke. If I say a person who is 18 years of age can enter into a contract, this is correct because Indian Contract Act says major hona chahiye. If I say a person who's a girl and who's fair in complexion can only enter into a contract, is it a reasonable classification based on some intelligible differentia? The answer is no. तो क्या उसका नेक्सस, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब होता है क्या उसका नेक्सस मींस रिलेशन है, जो लॉ बना और ऑब्जेक्ट क्या उस लॉ का, इन दोनों के साथ बैलेंस कर रहा है? अगर तो बैलेंस कर रहा है तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है, अगर बैलेंस नहीं कर रहा तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया खत्म. दैट मींस रीजनेबली आप चीजों को क्लासिफाई करोगे. थर्ड वाज नॉन डिस्क्रिमिनेशन. गांधी जी को सुना होगा आपने, फादर ऑफ द नेशन. क्या कहते थे? नॉन वायलेंस की थ्योरी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन. कैन आई डिस्क्रिमिनेट एनी वन ऑफ यू दैट नो नो आई डू नॉट लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन, तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी? ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. हम किसी भी सेंस में किसी भी जगह पे ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. अगर आप AIBE के लिए आए हो पढ़ने के लिए और मैं आपको जुडिशरी पढ़ा दूं, देन दैट्स बैड. और जुडिशरी के लिए आए और मैं आपको फटाफट से ऐसे कॉन्स्टी खत्म करा दूं, उससे पूछो ये दोनों कॉन्स्टी लगाते हैं कितना लंबा टाइम लगता है? वन पर्टिकुलर आर्टिकल एटलीस्ट टेक्स 2 to 3 days टू कंप्लीट. और यहाँ पे कितनी जल्दी खत्म कर रहे हैं? आई थिंक 2 to 3 minutes. वाई? डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो दैट वी आर टेकिंग. अब आ जाओ आर्टिकल 15 से लेके 18 तक. आर्टिकल 14 से 18 वैसे तो मैं बोलूंगी, 15 से 18 स्पेसिफिक रिजर्वेशंस की बात करने लग जाते हैं, जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर. अब उसके अंदर बच्चे 2-3 चीजें हैं जो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है. बस मैं एक स्टोरी क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए. प्लीज एक बार दोबारा से लेक्चर सुन लीजिएगा और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. स्टोरी जितनी भी अभी तक मैंने पढ़ाई वो समझ में आई है सबको? होता क्या है, रिजर्वेशन के अंदर हमारे पास कैटेगरीज थी. वो कैटेगरीज थी पहले सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है? क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, women were never ever been educated, right? They were being treated as chattels, property. दूसरी चीज, सोशली भी तो हम बैकवर्ड थे ना बच्चे, हमें पता ही नहीं था. आज भी इंडिया डेवलपिंग कंट्री, हमें कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे. तो हमने उन लोगों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की जो कि सोशली और इकोनॉमिकली, सॉरी, एजुकेशनली बैकवर्ड है. वीकर सेक्शन बोल दिया हमने उनको. इसके साथ साथ हमने बोला कि विमेन एंड चिल्ड्रन, ये दो एक और ऐसी कैटेगरी है जो कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा सफर करती है, और इनडायरेक्टली मतलब जस्ट बाय बर्थ वो सफर करते हैं. तभी तो पॉक्सो आया ना बच्चा आपका, है ना? अब विमेन रिगार्डिंग ऑफेंसेस क्यों ज्यादा आए गए? क्योंकि विमेन, द मोमेंट अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, many families are not happy not because of the female but because of the trauma that is attached with the female being a child, की एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा. ठीक है? तो उस केस के लिए हमने क्या किया कि जी 15(3) में हम विमेन एंड चिल्ड्रन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देंगे. क्यों? क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिमिनेटेड है. द मोमेंट यू आर बोर्न एज अ गर्ल, यू आर डिस्क्रिमिनेटेड देयर एंड देन. द मोमेंट अ चाइल्ड, बी इट अ बॉय और अ गर्ल, नाउअडेज किसी के साथ भी क्राइम हो सकता है. वहां हमने इनको रिजर्वेशन दी. रिजर्वेशन किस चीज के रिगार्डिंग? सो दैट इनको हम अपलिफ्ट कर सकें. हमारा बेसिक पर्पस था रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का. पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो 331 के आसपास आती है. मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सोशल रिजर्वेशन की, अपलिफ्ट करने के लिए. क्यों? क्योंकि जो आपके फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, वो खुद एक दलित कम्युनिटी से थे. उनके पास ये लाइट्स की फैसिलिटी थी नहीं बच्चे. वो बाहर जाके जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स होती थी, लैंप पोस्ट होते थे, लैंटर्न्स होते थे, उसके नीचे जाके पढ़ते थे. वो कहते थे कि हम लोगों को इतनी नीची नजर से देखा जाता है कि हम लोगों में वो चीज है कि हम लोग आ ही नहीं सकते जनरल कैटेगरी के. इस सब चीज को कर्ब करने के लिए इन्होंने SEBC की रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी. पहले वो कहते सिर्फ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, अमन इसका टेम्परेचर बढ़ा दो और फैन कम कर दो.
फर्स्ट वो कहते जो रिजर्वेशन देनी है वो एक बार देंगे, कि अगर एक फैमिली में एक मेंबर रिजर्वेशन के थ्रू बन गया आईएएस ऑफिसर, फिर उसके बाद सब इक्वल फुटिंग पे अपने आप आ जाएंगे, तब उसके बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को मिलती है, तो फिर उसके बाद हम नहीं देंगे। वो उस पर भी नहीं माने। फिर इन्होंने पहले बोला 15 साल के लिए रखेंगे रिजर्वेशन, 15 साल के बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे। बट एज यू ऑल नो, रिजर्वेशन इज सच अ थिंग राइट नाउ कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको बंद कर दिया, वो पॉलिटिकल पार्टी वहीं की कोलैप्स हो जाएगी। फिर हमने किया SEBCs के साथ SCs को, STs को, ट्राइब्स को, क्योंकि ट्राइब्स रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहे थे बच्चे। ये कश्मीरी पंडित देखो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इन लोगों को, आप ट्राइब्स देखो उनको हो रही थी प्रॉब्लम, तो इनको भी आट पार करने के लिए हमने कंसेप्ट दे। देन केम कि अभी भी जी ये तो आट पार नहीं आ रहे, दिक्कत तो बहुत आ रही है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज तो थी। इन्होंने OBCs, BCs, BCA, BCB कैटेगरी को इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन SC और ST को छोड़ के जितनी भी कैटेगरीज को इन्होंने SEBCs में डाला, चाहे वो OBC है, चाहे वो BC है, चाहे वो BCA और B है, इन सब में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। क्रीमी लेयर मींस अगर आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर की है, आपके पास रहने के खाने के लिए घर है, लाइटनिंग है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप अवेल नहीं कर सकते रिजर्वेशन का बेनिफिट, आप जनरल कैटेगरी के साथ ही कंपीट करोगे। इस चीज पे ह्यू क्राई रेज होता चला गया। इंदिरा साहनी की एक जजमेंट आई 1992, अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, हिदरटू मीन स्टिल नाउ इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन केस। 1992 में जब ये केस आया आपका, इस केस में इन्होंने बहुत सारी चीजों को एग्जामिन किया और बोला कि ठीक है आप रिजर्वेशन देना चाहते हो, आप दो, बट रिजर्वेशन इनिशियल होगा, प्रमोशंस में नहीं देना, इनिशियल दो, कि एक बार जब आप सब इकट्ठे पेपर दे रहे हो, हम आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं, जब आप जज बन गए या जब आप IAS ऑफिसर बन गए, उसके बाद प्रमोशंस में नहीं हमसे मांगोगे रिजर्वेशन। प्लस इन्होंने कह दिया कि इन टोटल जो रिजर्वेशन होगी आपकी, वो 50% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, कि 50% रिजर्व कैटेगरी, जिसमें SC, ST, OBC सब, 50% अनरिजर्व मींस जनरल कैटेगरी। ये सीलिंग इन्होंने फिक्स कर दी। अब लेजिस्लेचर कहां मानने वाली थी जुडिशरी की बात, अमेंडमेंट्स लेके आए। अमेंडमेंट्स के बाद इन्होंने कह दिया दो चीजें, कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी मींस दे वांटेड रिजर्वेशन इन प्रमोशंस आल्सो, कि हमें तो प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन चाहिए, तुम रोक के दिखा दो, व्हिच वाज अंडर चैलेंज। M नागराज जजमेंट केम इनटू पावर, अलाउड कि ठीक है जी चलो आप प्रमोशंस में भी ले लो रिजर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कहते हैं हम तब भी नहीं रुकेंगे, हमें तो कैरी फॉरवर्ड रूल भी चाहिए। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या था बच्चे, कि अब हमने 40 सीट निकाली थी इस साल रिजर्व कैटेगरी की, भरी सिर्फ 35, बच गई 5। 3 साल में जो बैकलॉग बची हुई है वो प्लस 50 और, समझ रहे हो? तो 3 साल का पुराना उठाओ, तीनों के तीनों साल, 3 साल से पिछला नहीं ले सकते, 3 साल मैक्सिमम ले सकते हो। जैसे एक बार 5 बची, एक बार सपोज 10 बची, एक बार 5 फिर बची, तो इन टोटल 20 सीट्स तो ये प्लस 50 वो, तो उनका तो 70% पहुंच गया और अनरिजर्व 50 पे रह गया। वो कहते बैकलॉग कर सकते हो आप कैरी फॉरवर्ड, लेकिन 3 साल की कर सकते हो, वो भी जस्टिफाई किया। फिर M नागराज की जजमेंट में एक चीज और बड़े अच्छे से हेल्ड हुई, वो कहते हैं कि डोंट यू थिंक बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू दीज कम्युनिटीज द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। कि एफिशिएंसी कहां से आएगी, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, 331 कहता है बच्चे कि स्टेट चाहे, 331 आर्टिकल कहता है स्टेट चाहे तो वो नंबर कम कर सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स। अब वो तो है ही है, इफ यू गिव एग्जाम एज अ जनरल कैटेगरी यू शुड हैव 400 मार्क्स आउट ऑफ 500, एंड इफ यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी व्हिच इज अ रिजर्व्ड कम्युनिटी यू मे रिक्वायर 250 300 मार्क्स एट द मैक्स। वो कहते हैं एफिशिएंसी नहीं हिलेगी। उसके ऊपर लेटेस्ट जजमेंट अभी 2024 की दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आई, जिसमें आपके ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी ने ये बोला कि एफिशिएंसी सिर्फ इस सोल क्राइटेरिया पे बेस्ड नहीं है कि नंबर कम कर दिए तो वो इनएफिशिएंट बन गए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, और मेजर फैक्टर्स आपको डिटरमाइन करने पड़ेंगे। सो जस्ट बिकॉज अ पर्सन के मार्क्स कम है तो ये सोल क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी एफिशिएंसी खत्म होगी गवर्नमेंट की, वो आपकी एज इट इज चलेगी। ये आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी की सिनेरियो है। फिर हमने EWS को इंट्रोड्यूस किया, है ना। EWS को जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए था। वो कहते हैं हमने ऑलरेडी आपको रिजर्वेशंस दे रखी है, एक SC कैटेगरी पर्सन EWS नहीं हो सकता साथ में, मींस यू कैन नॉट क्लेम साइमल्टेनियसली टू थिंग्स, यू हैव टू क्लेम वन। सो इफ यू आर एन SC कैंडिडेट
रिमेन इट एज एन एससी। अगर एससी नहीं हो तो ईडब्ल्यूएस क्लेम करो, साइमल्टेनियस नहीं है। ईडब्ल्यूएस 10% मिलता है और उसमें भी क्रीमी लेयर है। इवन इन दिस देवेंद्र सिंह जजमेंट एंड इन जर्नैल सिंह जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एम्फेसाइज किया कि व्हाई यू शुड नॉट इंट्रोड्यूस क्रीमी लेयर इन एससीज एंड एसटीज। अगर तुम क्रीमी लेयर एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ना वो चीज मिल जाएगी जिनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जो रिजर्वेशन जिनके लिए बनाई गई थी उनको तो मिल ही नहीं रही बच्चे। आज एक एससी के कारण एक आईएएस ऑफिसर बन गया, उसके बच्चे भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एससी कैटेगरी में तैयारी कर रहे हैं। रीजन इज क्रीमी लेयर एक्सक्लूड नहीं किया। और अगर आप क्रीमी लेयर एक्सक्लूड कर देते, वो जनरल के साथ कंपीट करता, उसको 400 नंबर चाहिए थे, और जो एक्चुअली में जस्टिफाइड कैंडिडेट था वो 250 में लेके वो अपनी फैमिली को अपलिफ्ट कर सकता था। बट अभी हो क्या रहा है, एससी के बच्चे एससी आईएएस बन रहे हैं, तो वो अपलिफ्ट तो अपनी अपलिफ्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। उस चीज के ऊपर इन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की, बट अभी तक गवर्नमेंट ने इस पे कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, ये आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी आर्टिकल 15-16 से शुरू होती है। अनटचेबिलिटी, हाँ जी, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कि जिनकी इनकम 8 लाख से नीचे, जिनके पास आईफोन नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, ठीक है, जिनके पास खुद की कोई इनकम नहीं है, उनका ईडब्ल्यूएस बनता है। बट एज यू ऑल नो, यू आर फॉन्ड ऑफ आईफोन्स एंड एवरी अदर थिंग, तो आप लोगों का ईडब्ल्यूएस नहीं बन सकता, सॉरी। हाँ, तो वहां पे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। जस्ट ऑन अ हिलेरियस नोट, आगे 17-18, 17 कहते हैं अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी छुआछूत शूद्रस के हिसाब से, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो हमारे पास एक अनटचेबिलिटी एक्ट है, उस अनटचेबिलिटी एक्ट के हिसाब से हम आपको पनिश कर सकते हैं। टाइटल्स का मतलब आपके आगे क्वीन, रानी, महारानी, राजा, महाराजा, एम्पायर, प्रिंसेस, एम्प्रेस कुछ नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अगर आपका कोई अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस मिलना है, आपको भारत रत्न मिलना है, पद्मश्री मिलना है, वो आप ले सकते हो। अगर आपको फॉरेन से कोई टाइटल मिलना है, जैसे बहुत सारे स्टार्स को आपके फॉरेन से कोई डिग्री टाइटल्स मिलते हैं, ऑनररी डिग्रीज मिलती हैं, देन दे शुड टेक दी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देती है, तब आप लेते हो। तो बाकी सारे टाइटल्स अबॉलिश्ड। अब आ जाओ आप 19 के ऊपर, जहां थक जाओ मुझे बता देना, ठीक है। अभी है ना कैपेसिटी अच्छी वाली। आर्टिकल 19 आपकी 6 फ्रीडम्स की बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रीली, एंड फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, सब करता है। इसका क्या मतलब है, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी सेटल हो जाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी बोलो, बट विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपको ये पता है कि कोई भी मिलिट्री वाला या कोई भी पर्सन जिसको हम यहाँ पे अरेस्ट करते हैं या कुछ होता है, वो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोल सकता, है ना। रीजन इज सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हैज टू बी चेक्ड, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैज टू बी चेक्ड, और अगर आपने कुछ भी इसके बियॉन्ड किया, दैट मीन्स डायरेक्ट वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 19। Freedom of speech and expression says you have the right to say anything, wherever you want, whenever you want, whatever you want, but not absolutely. It comes with reasonable restrictions. What are those restrictions has been provided under Article 19, Clause 2, 3, 4, 5, 6, which means public health, order, morality, and your sovereignty and integrity of the नेशन। तो कोई भी डिस्क्लोज आप नहीं कर सकते, जितने भी आपके आर्मी पर्सनल्स हैं, आपने देखे कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीजें, और लिखा के सील भी होती है कॉन्फिडेंशियल, विच मीन्स दे आर नॉट सपोज टू लीक इट आउट, है ना। सेम चीजें आप कहीं पे भी जाओगे तो आप कहते हो ये तो कॉन्फिडेंशियल, हम बता ही नहीं सकते। इसी तरीके से आप अपना प्रोफेशन कैरी कर सकते हो, इसी तरीके से आप किसी भी टेरिटरी में मूव कर सकते हो, पीसेबली रिजेंबल कर सकते हो। आप 5 या 5 से ज्यादा लोग हो, बिना वेपन के हो, आप पीसेबली ग्रुप्स में असेंबल कर सकते हो, बट विद वेपन हो अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी और फिर आपको डिस्पर्स करने का ऑर्डर दिया जाएगा। क्लियर है। 20 के अंदर 3 डॉक्ट्रिन्स, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। Now this ex post facto laws are those laws जहां पे वो कहते हैं कि आज एक आपने एक्ट किया जो क्राइम नहीं था, कल लॉ आ गया उसने उसको क्राइम बना दिया, क्या आप कल वाले लॉ को जिसमें कुछ था ही नहीं उसके लिए उसको पनिश कर सकते हो? The answer is no. That is ex post facto, means retrospective नहीं लग रहा, जिस दिन आया जिस दिन से बना उस दिन से मानोगे। डबल जियोपार्डी क्या है, आपने क्राइम कमिट किया, आप उसके लिए प्रोसिक्यूट हो गए, पनिश भी हो गए, दोबारा से क्या उसी सेम क्राइम के लिए दोबारा आपको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं? कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। बट द वर्ड की वर्ड हियर इज प्रोसिक्यूशन एंड पनिश्ड। अगर पनिश ना किया होता, एक्विटल होता, तो कर सकते थे। समझ रहे हो? सो पनिशमेंट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। 3 जो है
बात करता है आपकी सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यू कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ। आपसे फोर्सफुली हम ये नहीं पूछ सकते कि लाओ जी बताओ आपने ये किया था कि नहीं किया था, आपके हम तो टेस्ट लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, आपका नार्को एनालिसिस कराएंगे, आपका लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे, ब्रेन मैपिंग कराएंगे। वो कहते हैं आप कर ही नहीं सकते, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, वोलेट हो रहा है, आप मेरी कंसेंट के बिना कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते। दैट इज आर्टिकल 20। नाउ कम टू आर्टिकल 21। Article 21 and Article 14. These are the two articles which are known as the reservoir of the Indian Constitution, which means whatever is left will come under Article 21 or Article 14. Article 21 बात करता है right and personal liberty की। फ्रीडम है, पर्सनल लिबर्टी है, फेयर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय राइट लॉ है। वो कहते हैं एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव विद डिग्निटी। Can we disrespect these persons who are workers here? We cannot. They have their own dignified life. Can we disrespect these rickshaw pullers and say, no, no, how dare you? We are so and so, और आप नहीं ऐसे कुछ करते? No. को लॉ कहता है हर एक की एक डिग्निफाइड लाइफ है, वो डिग्निफाइड लाइफ आप उसकी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दैट इज राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरमेंट, अगेन इट्स अ राइट टू लाइफ। इवन दो हमारा डीपीएसपी भी है, बट ये फंडामेंटल राइट भी है बच्चे। राइट टू एजुकेशन 2002 से पहले 21 में ही था, 2002 के बाद 21 कैपिटल ए में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, तो वो उसके अंदर आ गया। इसके बाद दूसरी चीज आपकी क्या आती है? पर्सनल लिबर्टी। हम कहते हैं लिबर्टी तो अभी पढ़ी थी हमने 19 में, फ्रीडम, फिर आप पर्सनल लिबर्टी को प्रिफिक्स क्यों कर रहे हो? कहते हैं पर्सनल लिबर्टी का मतलब है आप जहां चाहो वहां मूव कर सकते हो, बट अगर कहीं पे हमें कर्टेलमेंट करनी है तो कर्टेलमेंट एज पर द प्रोसीजर करनी पड़ेगी। जैसे अरेस्ट, आपके ऊपर एलिगेशंस है, स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस है कि जी आपने ऐसे ऐसे यहाँ पे चोरी की थी और हमारे पास प्रूफ है, सीसीटीवी कैमरा है, तब तो हम आपको रोक सकते हैं कि जी आप बाहर नहीं मूव करोगे, आप अपने घर में ही रहना, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको थाने में बुलाएंगे। देयर दैट इज अ वैलिड कर्टेलमेंट। बट इफ दे से एनीवन जिसके ऊपर कोई शक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप कह रहे हो कि जी आप कर्टेलमेंट कर रहे हो उस राइट की, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। समझ में आया? सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूथनेसिया, मर्सी किलिंग, दया मृत्यु। होता क्या था बच्चे पहले के टाइम पे, ज्ञान कौर का एक केस था और पी रत्नम का एक केस था। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे प्रूडेंस है ना, एंड इंपॉर्टेंटली आप सबकी प्रूडेंस लगती है बच्चे जब भी आप कभी जज बनो या कुछ भी बनो फॉर दैट मैटर। इन्होंने बोला कि जैसे हमें जीने का हक है, इन सेम वे हमें मरने का भी हक होना चाहिए ना, क्योंकि हमें इक्वल फुटिंग पे रखना है कि इफ वी हैव अ राइट टू लिव वी शुड ऑल्सो हैव अ राइट टू डाई, मीन्स टू राइट टू एंड आवर लाइफ। सो 1994 में पी रत्नम की एक जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोल दिया राइट टू लिव लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई ऑल्सो, कि जो आया है वो अपने आप मर भी सकता है। दैट मीन्स 309 तो चैलेंज हो गया आईपीसी का कि भैया फिर फायदा क्या, तुम तो कर ही जाओ सुसाइड, और कोई बच्चे मर्डर कर दे और कह दे जी इसने सुसाइड किया था, लेटर लिखवा दे उससे, तो ये कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा था। विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years a landmark judgment came, that is Gyan Kaur versus State of Punjab. ज्ञान कौर कहता है वट एवर बींग हेल्ड इन पी रत्नम इज ओवर रूल्ड, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। क्यों? लाइफ हमने खुद चूज नहीं की है, हमें गॉड ने दी है। इन द सेम वे डेथ हम खुद चूज नहीं कर सकते, वो गॉड डिसाइड करेगा, राइट? सो ज्ञान कौर में ये हेल्ड हुआ। इसके बाद एक आपका लैंडमार्क केस बना था अरुणा शॉन बाग का केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। दिस लेडी वॉज एक्चुअली अ नर्स इन अ हॉस्पिटल, she was doing her duty, she was actually being raped by the compounder in that hospital. She was left in a vegetative state. Vegetative state समझते हो? Coma, paralyzed. Because वो नर्स थी हॉस्पिटल की, तो उन्होंने उसको वहीं पे एडमिट किया। She remained there in a vegetative state for 47 years without any hope of recovery. उस जगह पे 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को इवॉल्व किया कि एक यूथनेसिया कंसेप्ट है, मर्सी किलिंग, दया मृत्यु। उसमें दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक होता है बच्चे आपका एक्टिव यूथनेसिया, एक है पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव का मतलब तो ये है कि जी आपने मार दिया और आपने खुद परमिशन दे दी, ऐसे कर दिया, हाँ हाँ कर दो, कहते वो नहीं अलाउड है, फिर तो कोई भी मिसयूज कर लेगा उसको, मर्डर कर लेंगे लोग। पैसिव यूथनेसिया अलाउ किया। वो कैसे किया कि आपकी एक टीम बैठेगी, 3 सीनियर रिप्यूटेड डॉक्टर्स, 2 हाई कोर्ट जजेस,
वन शुड बी द चीफ जस्टिस, अनदर शुड बी द सीनियर मोस्ट जज। वो बैठेंगे और वो देखेंगे कि अगर हमने इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर से लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ कर दिया, क्या इसके चांसेस ऑफ रिवाइवल है कि नहीं है? वो कहते हैं नहीं है, और उसको रिवाइवल पे रखना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखना फायदेमंद भी नहीं है, तो वो विड्रॉ कर लेते हैं एंड उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, यू माइट हैव सीन इन जैन धर्म, वो ये बोल के जाते हैं जो बहुत बड़े जैन गुरुज होते हैं कि जी हमें इंजेक्शन वगैरह ना हो, हमारी पीसफुल डेथ हो, इन केस अगर हमें कुछ भी हो हमारे को बाहर ना लेके जाया जाए। दैट इज व्हाट मर्सी किलिंग इज, दया मृत्यु। यूथेनेसिया का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, बट पैसिव यूथेनेसिया वाज लीगलाइज्ड, राइट? देन केम योर 22 टिल 24। 22 कहता है अगर आज अरेस्ट किया है, आज से 24 घंटे के अंदर अंदर आप मुझे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट पे प्रोड्यूस करोगे, नहीं किया तो इलीगल डिटेंशन, हेबियस कॉर्पस लगाऊंगी। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है, जो कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जिसमें हम आपको प्रिवेंट कर रहे हैं, अभी आपने क्राइम नहीं किया बट टू निप द इविल इन द बड इटसेल्फ हमने आपको प्रिवेंट करके रख दिया, फिर भी मैं एज पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के हिसाब से आपको 3 महीने डिटेन कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूं तो इससे ज्यादा डिटेन करूं तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन लेगा, अगर वो 3 महीने से ज्यादा मुझे रखना चाहता। दैट इज 22। 23 24 टॉक्स अबाउट बेगार, फोर्स्ड लेबर जो हम कराते हैं। आपको पता है मिनिमम वेजेस एक्ट एक एक्ट है जिसमें मिनिमम वेजेस फिक्स की गई है लेबर क्लास की, ड्यू टू द नीड ऑफ दैट पर्सन। आपने क्या किया उसके साथ, उसको बहुत नीड थी, आपने बोला कि रेट तो चल रहा है 350 रुपए लेबर का पर डे का, बट मैं तो 300 दूंगा। ही अग्रीड बिकॉज ही वॉज नीडी। ठीक है, समवेयर यू डन बिगा फोर्स्ड लेबर। ठीक है, फोर्स लेबर किया आपने। फेमाइंस में, ड्राउट्स में अगर कोई हेल्प करता है तो वो फोर्स लेबर नहीं है बच्चे, क्योंकि वो तो आप हेल्प कर रहे हो, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटीज में कम लेबर पे भी करते हैं। और विमेन को ये पता ही नहीं है बच्चे कि विमेन को भी सेम ही लेबर मिलती है जितनी मेल को मिलती है, बट दे आर अनअवेयर। तो वो क्या कहती हैं कि जी अच्छा आप इसको 300 दे रहे हो, मुझे 250 दे देना, मैं 250 में भी काम करूँ। दिस इज वेयर दे आर नॉट अवेयर, सो दिस इज नोन एज बेगार फोर्स्ड लेबर विच शुड नॉट बी अलाउड, विच इज प्रोहिबिटेड। 24 कहता है कि किसी भी बच्चे को, जो 14 साल तक का बच्चा है, उसको किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जो कि हजार्डरस है, हजार्डरस मीन्स माइंस है, फैक्ट्रीज है विद रिगार्ड टू क्रैकर्स, है ना, ब्रिक किलन्स है, इन सब में आप उसको नहीं रख सकते। बट इसके बाद बच्चे एक चिल्ड्रन एक्ट आया था, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसमें इन्होंने बोला कोई भी ऑक्यूपेशन क्यों ना हो, इवन आपकी हाउस हेल्प भी क्यों ना हो, वो भी 14 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर होगी, अगर हुआ आप अंदर गए। दैट इज 24। 25 till 28 talks about religion, freedom of religion. We say we have a right to practice, profess, propagate, worship any religion. मैं चाहूं तो मैं झांकियां निकाल सकती हूँ, मैं चाहूं तो मैं प्रोफेस कर सकती हूँ, मैं चाहूं जो मर्जी करूं, मैं चाहूं तो मैं पत्थर को मान लूं, मैं चाहूं तो मैं किसी को ना मानूं, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, कैरिंग अ किरपान इन सिख प्रोफेशन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पायस। जिन्होंने वो पंचा, वो क्या कहते हैं, पंच, हाँ वो रखा होता है, अमृत छका होता है जैसे। तो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो विद डिग्निटी, बिकॉज इट्स अ शार्प एजेड वेपन, आप विद डिग्निटी किसी को दोगे, जैसे एयर हॉस्टेसेस वगैरह को दोगे, और वो विद डिग्निटी ही आपको वापस रिटर्न करेंगे। ये भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक हिस्सा माना गया। देन आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन में रिलीजियस डिनोमिनेशंस पे ध्यान देना। रिलीजियस डिनोमिनेशंस कौन से होते हैं? आर्य समाजीज, ब्रह्म समाजीज, ये आपका निर्मोही अखाड़ा, जो आपका ये अयोध्या केस आया था, इसमें निर्मोही अखाड़ा हिंदू की सबसे ज्यादा रिलीजियस डिनोमिनेशन सेक्ट था। मतलब एक ग्रुप है बच्चे, जैसे राधा स्वामी, दिस इज रिलीजियस डिनोमिनेशंस, जो एक पर्टिकुलर सेक्ट को, एक पर्टिकुलर चीज को मानते हैं। आप वो फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेक्युलर एजुकेशन दे सकते हो, मदरसा सुना है आपने, मुस्लिम स्कूल्स, उसमें आपकी सेक्युलर एजुकेशन दी जाती है, आप वो दे सकते हो। 28 भी यही कहता है कि अगर स्टेट फंडेड है तो आप सेक्युलर एजुकेशन लिमिटेड एक्सटेंट में दे सकते हो, लेकिन अगर आपका खुद का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो आप 100% दे सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट इज 29 एंड 30। 29 बात करता है आपके स्क्रिप्ट को, आपके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। मतलब आप चाहो तो अपनी स्क्रिप्ट, जो हिंदी की है देवनागरी है, जो पंजाब की है गुरमुखी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लाइब्रेरीज बना सकते हो, आप वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सब कुछ कर सकते हो। दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। नेक्स्ट इज योर माइनॉरिटी कम्युनिटी का 30। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं या मैं खुद जो हूं मेडिकल में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मेडिकल में हमारे लिए सीट्स नहीं है। इफ आई एम अ मुस्लिम कम्युनिटी पर्सन, I can establish my own educational institution by providing
100% रिजर्वेशन टू माई कम्युनिटी, कोर्ट नहीं रोक सकता उसको, एफिलिएशन देनी पड़ेगी आपको, एफिलिएशन में भी टू पीयू, एफिलिएशन में भी टू एनी अदर मेडिकल कॉलेज। बट 100% हम देते क्यों नहीं है बच्चे, हमें फाइनेंसेस भी तो मैनेज कर रहे हैं ना। अगर मैं 100% मुस्लिम कम्युनिटी को दे दूं और 100 रुपए की फीस रख दूं मेडिकल की, 10-10 हजार की रख दूं, मैं जो टीचर्स आएंगे पढ़ाने मैं उनको क्या दूंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी? एफिलिएशन तो तब मिलेगी ना मुझे जब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली वेंटिलेटेड होगा, लाइट्स होंगी, लेबोरेटरीज होंगी, तब बनेगा ना। तो हम क्या करते हैं, वो कहते हैं रखो आप 100% अगर आपके पास इतना फंड है, बट फंड नहीं है तो आप क्या करोगे, मैनेजमेंट कोटा, ठीक है, मैनेजमेंट की सीट्स, पेड सीट्स, एनआरआई सीट्स, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स। आप ऐसा कर सकते हो कि 70% आपने अपने मुस्लिम कम्युनिटी के रखा, 30% में आपने मैनेजमेंट कोटा और ये सब रखा। क्यों रखा, फाइनेंसेस भी तो मैनेज कर रहे हैं। तो 30 आर्टिकल आपको ये कहता है आप 100% रिजर्व करो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड यू आर अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, स्टेट नहीं रोकेगी। बट फंड्स लाने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। द 30 सेज यू कैन डू सो। 31 से 35, 31, 31A, 31B, C बहुत रेलिवेंट है। पुराने टाइम पे आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)G, जिसको हटा दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। हुआ क्या था, जब मैंने आपको बताया कि राजा महाराजा हुआ करते थे पुराने टाइम पे, क्योंकि पॉलिटिक्स आती चलेगी इसकी, तो राजा महाराजाओं के पास 100-100 एकड़, 1000-1000 एकड़ हुआ करती प्रॉपर्टी, और जो ये लैंडलेस लेबरर्स थे इनके पास तो कुछ भी नहीं था, ये तो बेचारे उन्हीं के अंदर दबते चले जा रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई ऐसे तो ये रिच और हो जाएंगे, अभी हमने ब्रिटिशर्स को निकाला है, अब इनके साथ पंगा पड़ जाएगा हमारा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने इनकी लैंड्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया बाय द लैंड एक्विजिशन एक्ट, कि आपको 500 एकड़ छोड़ दिए अपनी फैमिली के लिए, 500 एकड़ हमने विद एडिक्वेट कंपनसेशन आपसे एक्वायर कर लिए। वो किनको बांट दिए, जो जैसे लैंडलेस लेबरर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, 1-1 एकड़ 2-2 एकड़, कि भाई तुम अपना खर्चा इसी एकड़ में से निकाल सको। अब डिस्प्यूट क्या उठा, एक तरफ तो कहते हैं जी राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी इज माय फंडामेंटल राइट, एंड कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। क्लैश करके दोनों, मेरा राइट है प्रॉपर्टी होल्ड करने का 1000 एकड़ का, फंडामेंटल राइट, और साथ में ये भी राइट है तुम लोगों का एज अ स्टेट कि तुम मेरी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो पब्लिक यूज के लिए। अब ये तो दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें होगी। अब क्या करे स्टेट, स्टेट ने 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट से हटा दिया, और बोला कि स्टेट एक्वायर कर सकती है। स्टेट जब उसको एक्वायर करेगी तो उसको पब्लिक यूज के लिए ही कर सकती है, किसी और चीज के लिए नहीं, और एडिक्वेट कंपनसेशन देगी, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। 31B में उन्होंने बोला कि जी जितने भी लैंड लॉज हैं हम उनको 9th शेड्यूल में डालेंगे, और वो आप चैलेंज नहीं कर सकते इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, विच मीन्स इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, नहीं कर सकते आप चैलेंज। इस चीज के ऊपर केशवनंदन भारती लैंडमार्क जजमेंट बनी। वो कहते हैं जो अभी तक तुमने गलतियां करी है ना सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ में, हम सबको हटाते हैं। हम ये कहते हैं तुम फंडामेंटल राइट्स अमेंड करना चाहते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ला सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू वाज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब वो कहते हैं अगर जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है तो जो तुमने लैंड लॉस 9th शेड्यूल में डाले मैं उसको चेक करूं या ना करूं। उन्होंने बोला कि 9th शेड्यूल में जो लॉ डलेगा उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब वो लॉ डलेगा ना उससे पहले मैंने टेस्ट लेट डाउन कर दिया, वो टेस्ट फुलफिल होगा तो डलेगा। क्या तुम ऐसे ही जज बन सकते हो क्या पीटी मेंस और इंटरव्यू क्रैक किए बिना? नहीं, बनने के बाद चैलेंज नहीं है। दैट मीन्स 9th शेड्यूल क्या है, तुम जज बन गए, तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन 9th शेड्यूल में डलने से पहले तुम्हें कितने टेस्ट पूरे करने हैं? 3 टेस्ट। तो केशवंदन सेड कि आप वो टेस्ट पूरे कर दो, आप आ जाओ 9th शेड्यूल में, देन इट इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल। प्लस 31C क्या कहता था आपको, कि अगर मेरे को प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, पब्लिक गुड के लिए एक्वायर करनी है, उसके लिए मैं आप लोगों का मेरा आर्टिकल 14 वॉयलेट कर सकती हूँ, आर्टिकल 19 वॉयलेट कर सकती हूँ, ठीक, 2 ही आर्टिकल्स। इन्होंने अपने आप में चालाकी खेली लेजिस्लेचर्स ने, वो कहते दो क्यों, पूरे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर देंगे अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को एक हाथ में नहीं रखना, सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस पे मिनर्वा मिल्स आई आपकी। मिनर्वा मिल्स कहती ना ऐसे तो तुम सारे फंडामेंटल राइट्स डिलीट करते रहोगे, अमेंड करते रहोगे, और कहीं ना कहीं पे तुम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सुप्रीमेसी दे दोगे कि हम कह रहे हैं जी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन मैडम के हाथ में ना रहे, सब में रहे, तो आप सारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर दो। कहते ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ 14 और आर्टिकल 19 ही वायलेट करोगे, बाकी कुछ वायलेट नहीं कर सकते। 32 is known as the soul of the Indian Constitution. ठीक है, it means it has 5 writs. What are those 5 writs? Habeas corpus,
mandamus, certiorari, coverento and your prohibition. Habeas corpus is illegal detention. ठीक है, अगर आपको इलीगली डिटेन किया गया है, आप रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस डालोगे, आपको वहां से रिलीज किया जाएगा. प्रोहिबिशन और मैंडमस दो इकट्ठे पहले चलते हैं, और सर्शरारी, फिर कोवरेंट. प्रोहिबिशन का मतलब है कि कोर्ट ऑर्डर करता है निचले कोर्ट को कि तुम ये जो काम कर रहे हो ना, तुम अपनी एक्सीड कर रहे हो ज्यूरिसडिक्शन को, वहीं रुक जाओ, मत करो. ठीक है, मैंडमस इज टू, सॉरी, prohibition is to prohibit, forbid someone, stop there and then, you cannot do so. Mandamus is order, command, that you are not deciding the matter properly. From the higher court to the lower court, decide the matter according to the jurisdiction which the law provides you. That is mandamus. Certiorari, सर्टिफाई करो कि तुमने ये ऑर्डर जो पास किया है ये वैलिडली पास किया है. अगर तुम सर्टिफाई नहीं करोगे तो हम इस ऑर्डर को स्ट्रक डाउन कर. कोवरेंटो, किस हक से तुम इस ऑफिस में बैठे हो ये तो बता दो मुझे. बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग इन अ पब्लिक ऑफिस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट ऑफिस, पब्लिक ऑफिस. सो दीज आर द रिट्स दैट वी कैन फॉलो. 33, 34, 35 is not relevant. It is related to your martial law, जहां पे मिलिट्री रूल इम्पोज हो जाता है, आपके लॉज जो हैं वो इकट्ठे क्लब टुगेदर हो जाते हैं. ठीक है, नाउ कम टू DPSPs, right? Can we stretch DPSPs today or not? No? It's done? है? कल इसी टाइम पे आप चाहते हो क्लास? I may not be available tomorrow at this time. At what time you are free tomorrow? Like I have my own classes from 10:30 till 3. So either in the morning or 4. If you wish to, it can be like 9 till 10. 9 till 10:30 even we can stretch. Because it will take time to. Otherwise for next week जाएगा constitution आपका. हाँ, मैं एक बार मैम से बात करके देख लेती हूँ. If she allows it, तो आपका कोई ग्रुप बना हुआ है? There's a group मैम ने बनाया हुआ है ना. So I'll talk to her. If that is feasible, तो फिर मैं कल 9 से 10:30 आपकी क्लास स्ट्रेच करती हूँ. राइट बच्चा? अच्छा, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है हमें. खींचना है कि नहीं खींचूं? बोलो, थोड़ा सा और खींचूं कि ना खींचूं? बैक पैक हो गया था मन. आप लोग बताओ, मेजोरिटी, व्हाट डू यू से? ऑनलाइन खींच लो थोड़ा सा और, DPSPs खत्म कर लेते हैं. हैं? क्या छोटा है टॉपिक? हाँ छोटा है, इसीलिए कह रही हूँ DPSPs खत्म कर लेते हैं. दैट विल नॉट टेक मोर देन 10 minutes, है ना? ही इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट. DPSPs 36 से लेके 51 तक है. 36, 37 जनरल इंट्रोडक्शन है आपकी. वो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी वो हैं जो एक गाइडलाइंस के रूप में स्टेट को प्रोवाइड किए गए हैं कि स्टेट जब भी लॉ बनाएगी इनको ध्यान में रख के लॉ बनाएगी. वो DPSP के बियॉन्ड नहीं जा सकती. दैट इज 37. 38 कहते हैं सोशल ऑर्डर, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए आपको वोकेशंस, वोकेशंस नहीं वोकेशंस, जॉब एवेन्यूज, जॉब सेक्टर्स में आपको चीजें प्रोवाइड करने के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस करेंगे, सब कुछ सेट करेंगे, स्ट्राइव करेंगे एक्सेलेंस की तरफ, मिनिमाइज करेंगे इनइक्वालिटीज को, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बच्चे, उस चीज को मिनिमाइज करेंगे. 39 कहता है कि जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ना वो एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो ना सबको, तभी तो होगा सब कुछ. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आज मैं काम कर रही हूँ मुझे वो वर्क पे ही नहीं मिल रही है, जितनी पे इक्वली होनी चाहिए. लाइकवाइज मिनिमम वेजेस एक्ट हो जाएगा. देन 39 इज फ्री लीगल एड. आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी या सुना होगा, है ना? फ्री लीगल एड क्या है बच्चे? जो वो पर्सन जो इंडिजेंट पर्सन है, जिनके पास पैसा नहीं है फी पे करने का या रिप्रेजेंट कराने का, तो वहां से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट से आपके पास लॉयर अपॉइंट किया जाता है और वो लॉयर जो है फिर आपको रिप्रेजेंट करता है. 40 जो है वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मेरे ख्याल से विलेज पंचायत की. लेट मी चेक. हाँ जी, विलेज पंचायत. क्या होता था बच्चे पुराने टाइम पे, हमने, अगर आपने सुना हो बलवंत राय मेहता कमेटी,
अशोक राय मेहता कमेटी, 2 टियर एंड 3 टियर सिस्टम्स चलते थे, हम 3 टियर को अप्रूव करते, कौन कौन सी, ग्राम सभा, ब्लॉक समितिस एंड देन जिला परिषद, ठीक है। इसी तरीके से वो कहते थे पंचायती राज को ऑर्गेनाइज तो करो, क्यों ऑर्गेनाइज करोगे, तभी तो आपके वहां पे भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन सही तरीके से वर्क अपॉन कर पाएंगे, तो हमें उनको ऑर्गेनाइज करना है। You are currently the only person in this conference.
the session today, right? And we'll continue class tomorrow probably. I'll talk to ma'am and then we'll decide the timings, right?